सुप्रभात छात्रों। कल के लेक्चर में हमने उपन्यास के बारे में चर्चा की थी। उपन्यास के जो पाश्चात्य साहित्य के आधार पर यानी जो तत्व होते हैं, तत्व के बारे में हमने चर्चा की। तो उसमें पहला जो तत्व था कथा वस्तु। तो कथा वस्तु लिखने की दो पद्धतियां हैं, प्रत्यक्ष प्रणाली और अप्रत्यक्ष प्रणाली। उसकी तीन शैलियां मानी है, प्रत्यक्ष शैली और आत्मकथात्मक शैली और पत्रात्मक शैली। और चरित्र चित्रण हम देख रहे थे। तो चरित्र चित्रण जैसे होते हैं, चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियां हैं, किंतु मुख्य रूप से कई पद्धतियों को अपनाया जाता है। उसमें वर्णनात्मक प्रणाली, अभिनयात्मक प्रणाली और दो यानी मुख्य रूप से दो प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, वर्णनात्मक प्रणाली और अभिनयात्मक प्रणाली। और उसके पास चरित्र के प्रकार जो होते हैं वे चार प्रकार होते हैं चरित्र के। एक वर्ग प्रधान चरित्र, व्यक्ति प्रधान चरित्र, आदर्श चरित्र और यथार्थ चरित्र। यानी आदर्श चरित्र का भी समाज के सामने रखा जाता है। और वर्ग प्रधान यानी समाज का एक तख्ता होता है, उस तख्ते का यानी प्रतिनिधित्व करने वाला एकाध व्यक्ति होता है, उसका वर्णन उसमें होता है। आदर्श चरित्र होता है, समाज के सामने कोई एकाध व्यक्ति आदर्श के रूप में स्थापित करना है तो उसका वर्णन किया जाता है। और यथार्थ, जैसे हम देखते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास जो है आदर्श एवं यानी यथार्थ मुखी है। आदर्श भी उसमें दिखाई देता है, यथार्थ भी दिखाई देता है। गोदान जो उपन्यास है उनका यथार्थवादी है, फिर भी उसमें आदर्शवाद हमें दिखाई देता है। तो ऐसे जो है यानी चरित्र चार प्रकार के होते हैं। वर्ग प्रधान चरित्रों में जाति विशेषताओं का चित्रण होता है। वर्ग प्रधान जो चरित्र होता है उसका जातीय चित्रण उसमें होता है। व्यक्ति प्रधान चरित्रों में स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत विशेषताएं अंकित की जाती है। व्यक्ति प्रधान यानी उस व्यक्ति को केंद्रित करके यह उपन्यास लिखा जाता है। इसी कारण उसके जो व्यक्तित्व के जो पहलू होते हैं उसका चित्रण किया जाता है। आदर्श चरित्र में किसी पात्र विशेष के जीवन में आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की जाती है। और यथार्थवादी चरित्रों में पात्र विशेष के माध्यम से जीवन की यथार्थता का अंकन किया जाता है। इसमें पात्र देव, असुर अथवा मानव किसी भी कोटि के हो सकते हैं। यानी पात्र जो है वह किसी भी कोटि के हो सकते हैं, मानव हो, दानव हो, देव हो, असुर हो, ऐसे यानी उच्चतम कोटि के भी यानी यथार्थ जीवन का वर्णन करते समय चरित्र चित्रण के लिए मौलिकता, स्वाभाविकता, अनुकूलता, सजीवता, सहृदयता आदि गुणों का होना आवश्यक माना जाता है। यानी जो पात्र है तो पात्रों में मौलिकता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, अनुकूलता, सजीवता, सहृदयता आदि गुणों का होना यानी पात्रों में आवश्यक माना जाता है। मौलिकता कैसे, यानी वह जो उपन्यास के पात्र होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर अगली कथा वस्तु निकल जाती है। जो उपन्यासकार जितना मौलिक होता है उसके पात्र उतने ही मौलिक और हमारे मन को स्वाभाविक लगने वाले होते हैं। जैसे हम सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा के जो भाव होते हैं पात्रों के माध्यम से जो सिनेमाकार प्रस्तुत कर देता है, तो उसकी कथावस्तु अगर हमसे मिलती जुलती होती है तो उसमें हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि यानी हमारे मन का साधारणीकरण हो जाता है। उस पात्र की समस्या हम हमारी समस्या मानते बैठते हैं और उसी तरह के हमारे भाव बन जाते हैं। इसी कारण जैसे हम देखते हैं हमारे मन को यानी स्वाभाविक लगते हैं। उपन्यास के पात्र जहाँ एक अपने समाज से जुड़े रहे और अन्य प्राणियों जैसी विशेषताओं से युक्त हो, किंतु उसमें दूसरों की अपेक्षा रहने वाला भेद भी स्पष्ट हो जाता है। यानी यहाँ पात्र जो है उन्हें हम अपने ही मानते जाते हैं। स्वाभाविकता का अभिप्राय यह है कि
पात्रों का चित्रण इस प्रकार से होना चाहिए कि वे हमें इसी जगत के अपने आसपास के प्राणी प्रतीत हो सके। जैसे प्रकृति का भी उसमें वर्णन होता है, स्वाभाविकता है, क्योंकि हम रहते हैं महाराष्ट्र में और वहाँ के प्राणी पशु पंछी उसका वर्णन हम हिमाचल प्रदेश या हिमालय की तरह करेंगे तो यह गलत होता है। वहाँ जिस इलाके का हम वर्णन करते हैं वही की प्रकृति का वर्णन होना चाहिए, वहाँ के पशु पंछी प्राणी इसका भी वर्णन होना चाहिए। अनुकूलता, पात्रों का कथानक के अनुकूल होना उपन्यास की श्रेष्ठता के लिए आवश्यक गुण माना गया है। पात्रों का सृजन कथा और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। पात्र जो होते हैं उनका पात्रों के यानी कथानक के अनुकूल उनका होना चाहिए, आवश्यक गुण माना गया है। सजीवता, अनुकूल और स्वाभाविकता आदि गुण जब चरित्र चित्रण में उपस्थित रहते हैं तभी उसमें सजीवता आ जाती है। तो यानी उपन्यास को पढ़ते हैं उसी समय हमें लगता है कि यही उपन्यास हमारी ही समस्याओं का वर्णन कर रहा है। इसी कारण जहाँ स्वाभाविकता और अनुकूलता कार्य करते रहते हैं उसी समय अपने आप ही उस उपन्यास में सजीवता आ जाती है। उपन्यास के पात्र निर्जीव और निष्प्रभ प्रतीत होने की अपेक्षा सजीव प्रतीत होने चाहिए। पात्र जो है वह सजीव दिखने चाहिए। सहृदयता, उपन्यास के पात्र अधिक से अधिक मानवीय और हमारे सुख दुख आदि के साथ जुड़े रहने चाहिए। हमारी सहानुभूति और संवेदना के वे अधिकारी हो तथा वे हमें अपने विश्वास में ले सके, ऐसा होना आवश्यक है। यानी चरित्र चित्रण के 5 जो तत्व है मूल होते हैं मौलिकता, स्वाभाविकता, सजीवता, सहृदयता, यह महत्वपूर्ण होती है। तो अगला जो तीसरा जो तत्व है वह कथोपकथन, यानी कथोपकथन यानी क्या, संवाद। पात्रों के संवाद जो होते हैं सजीव होने चाहिए। तो कैसे होते हैं कथोपकथन, यानी कैसा होता है? कथोपकथन को उपन्यास का आवश्यक तत्व माना गया है। उपन्यासकार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि कथोपकथन संगत, सजीव एवं स्वाभाविक हो। अधिक लंबे कथोपकथन नीरस लगने लगते। संवाद जो होते हैं उसके वाक्य जो है वह अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, तो यानी इन्हें छोटे हो और वह प्रभावी हो। तो यही कथोपकथन के लिए यानी संवाद जो है वह संक्षिप्त होने चाहिए और सजीव स्वाभाविक भी होने चाहिए। अधिक लंबे कथोपकथन नीरस लगने लगते हैं। उपन्यास की स्वाभाविकता कथोपकथन पर निर्भर करती रहती है। यानी उपन्यास की स्वाभाविकता जो है वह यानी कथोपकथन पर निर्भर रहती है। कथोपकथन से उपन्यास में नाटकीयता आ जाती है अथा यथासंभव उनमें पात्रों के मनोभाव, संकल्प, विकल्प, प्रतिक्रियाओं आदि का भव्य चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। नाटक की तुलना में उपन्यास के कथोपकथन विस्तृत होते हैं। उपन्यास में चित्रित भाव के अनुकूल स्वाभाविकता, मनोविज्ञान की उपयुक्तता और उपन्यास की रोचकता और आकर्षक को बनाने वाली अभिनयात्मकता और सरसता आवश्यक है। कथोपकथन की 3 विशेषता होती है। वह कथोपकथन कथानक का विकास करते हैं, चरित्र चित्रण में सहायक होते हैं, लेखक की दृष्टिकोण की झांकी उसमें दिखाई देती है, लेखक का व्यक्तित्व भी उसमें स्पष्ट हो जाता है क्योंकि लेखक उसका चित्रण कर देता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कथोपकथन को सूक्ष्म, स्वाभाविक, सशक्त और प्रभावशील होना चाहिए। चौथा जो तत्व है देश काल वातावरण। इसके उपन्यास के 6 तत्व है। चौथा जो तत्व है देश काल वातावरण। देश काल के अंतर्गत किसी भी समाज या राष्ट्र की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियां, आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज आदि आते हैं।
उपन्यास में चित्रित घटना की सजीवता में वृद्धि करने के लिए वातावरण चित्रण उपयुक्त सिद्ध होता है। यानी देश काल वातावरण में यानी जो हम देखते हैं वातावरण का चित्रण महत्वपूर्ण होता है। देश काल तथा वातावरण के चित्रण में भी सूक्ष्मता का ध्यान रखना पड़ता है। इसके सरस बनाने के लिए इसमें कल्पना का भी फूट देना चाहिए। अगर कथोपकथन को हमें सरस बनाना है तो कल्पना की सहायता लेनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पात्रों के व्यक्तित्व का चित्र उनकी बातचीत से हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है, किंतु वे पात्र जिस परिस्थिति और वातावरण में रहते हैं और विकास पाते हैं, उस परिस्थिति, स्थान और काल का पूरा चित्र हमारे सामने आना चाहिए। क्योंकि देश काल वातावरण है तो वहाँ का वातावरण जो है तो उसे देखते हैं तो वास्तव में हम वही पहुंच गए हैं, ऐसा लगता है। मन में उसी तरह के भाव निर्माण होने चाहिए जिसमें कि कथानक की घटनाएं घटित होती हुई दिखाई दे रही हो। वातावरण उपन्यास का प्रधान अंग माना जाता है। कथानक के पात्र भी वास्तविक पात्र की भांति देश काल के बंधन में बंधे रहते हैं। जिस प्रकार बिना अंगूठी के नगीना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार बिना देश काल के पात्रों का व्यक्तित्व भी स्पष्ट नहीं हो पाता और घटनाक्रम को समझाने के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है। तो यानी हर एक तत्व इसमें हम देखते हैं तो वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कथानक हो या देशकाल वातावरण हो, कथोपकथन हो, चरित्र चित्रण हो। अगला जो तत्व है वो भाषा शैली है। तो पहले ही कथा वस्तु में बताया है कि भाषा सरल सीधी हो। अलंकृत भाषा का हम प्रयोग करेंगे तो लोग उसे यानी पढ़ नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि उपन्यास सामान्य लोगों के लिए लिखा जाता है। इसी कारण उसके भाषा शैली के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास शैली की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, यह भाषा वैज्ञानिक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो उन्होंने भाषा की यानी शैली की परिभाषा बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए हुए कहते हैं, भाव, विचार और कल्पना तो उसमें नैसर्गिक अवस्था में वर्तमान रहती है और साथ ही उसमें व्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति भी इसमें रहती है। अब यदि उस शक्ति को बढ़ाकर संस्कृत और उन्नत करके हम उसका उपयोग कर सके तो उन भावों, विचारों और कल्पना के द्वारा हम संसार के ज्ञान भंडार की वृद्धि करके उसका बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं। इस शक्ति को साहित्य में शैली कहते हैं। उनके अनुसार शैली का मूल आधार भाषा और भाषा का आधार शब्द है। तो यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बहुत सूक्ष्मता से अपने विचार प्रकट किए हैं। लेखक की अभिव्यक्ति का साधन शैली है और भाषा उसकी सहायक है। यानी लेखक जो लिखता है, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, उसकी शैली साधन जो है वो शैली और शैली का सहायक करने वाली जो है वो भाषा है। उपन्यास की भाषा जनजीवन के जितने ही समीप होगी वो उतना ही सरल लगेगा और जो पाठक जो है उसकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के स्वाभाविक प्रयोग से उसमें सजीवता आ जाती है। भाषा शैली को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए उपन्यासकार को हास्य और व्यंग्य का यथोचित प्रावधान करना चाहिए। इसमें भाषा में प्रवाह लाना है, तीव्रता लानी है, तो उसमें रोचकता लाने के लिए हास्य और व्यंग्य का भी प्रयोग करना चाहिए। पात्रानुकूल भाषा शैली से उपन्यास में प्रवाह एवं प्रांजलता जैसे गुण स्वतः आ जाते हैं।
शैली जहाँ एक और लेखक के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है तो वहाँ दूसरी ओर पाठक को भी विमुक्त कर देती है। लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें उसका तो प्रयोग करना ही चाहिए और उसके साथ साथ हास्य और व्यंग का भी फूट देना चाहिए, क्योंकि हास्य और व्यंग के माध्यम से यानी भाषा में प्रवाह निर्माण हो जाता है और उससे यानी पाठकों को आनंद मिल जाता है। तो ऐसे जो है भाषा शैली के बारे में भी यानी ऐसे विचार किए गए हैं। यानी जो शैलियां है, वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली, तो अलग अलग पद्धति से यह यानी उपन्यास लिखे जाते हैं। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में यानी जो उपन्यास की जो शैलियां है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।